नमस्ते बाળકો, हमने पाठ 3 में कुत्ते की वफादारी पाठ की समझ कहानी थी ना, लल्लू भाई रबारी लिखी थी। तो इस कहानी को मैंने आपको समझाया, पाठ की समझ भी दी। पर अब हमें क्या करना है? तो अब हमें हमारे पाठ्य पुस्तक में पहले शब्दार्थ है, फिर मुहावरा है, फिर कहावत है। कहावत क्या है ये आपने देखी? तो आपके पाठ्य पुस्तक में कहावत है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। हम किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, 10वीं हो या 12वीं, लेकिन हम अच्छी तरह नहीं पढ़ते, फिर हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हम बहुत पछताते हैं। तो अब हमारा मम्मी पापा जो है वो हमें क्या कहते हैं? अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका मतलब यह होता है कि जब हम पढ़ते हैं तब हम अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, फिर हमें बहुत पछताते हैं, पछताने की नौबत आती है, हम रोते हैं। हम यह सोचकर रोते हैं कि अगर हम इस साल अच्छी तरह पढ़े होते तो हमारा मार्क्स भी अच्छा आता और हमारा जो इस साल है वो भी नहीं बिगड़ता। पर हम इस बात को सोचते ही नहीं है। फिर जब हमारा परिणाम आता है, मार्कशीट आती है, तब हम बहुत ही रोते हैं और पछताते हैं। इसीलिए तो हमें सभी काम सोच समझकर करना चाहिए। इस सारी कहानी में हमें एक ही बात समझाई है कि हम जो भी कार्य करें बिना सोचे ना करें, क्योंकि बिना सोचे काम करने से काम बिगड़ता है, लोगों में हमारी हंसी होती है। कबीर ने कहा है कि काम बिगड़ता है और लोगों में हमारी हंसी भी होती है। इसीलिए हमें कोई भी काम या कार्य करने से पहले विचारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सत्य है या असत्य। सोचने के बाद हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। आपको समझ में आ गया ना इस कहावत का मतलब? मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब आपको लिखना है अभ्यास। तो अभ्यास के द्वारा कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको कहानी में समझाया था, लेकिन उसका उत्तर क्या आएगा मैं आप सबको बताऊंगी। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। समाधि। तो पहले समाधि, तो हमें पाठ के अंदर जो वाक्य आते उसे लेना है कि लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाई, अथवा लाखा ने राधनपुर गांव में तालाब के किनारे अपने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। बीजू छे बंजारा। तो लाखा बंजारा लाखों का व्यापार करता था, ऐसा वाक्य भी बना सकते हैं। वफादार, लाखा बंजारे का कुत्ता बहुत ही सुंदर और वफादार था। जो शब्द है वो वाक्य के अंदर आना चाहिए, पाठ के ध्यान में रखने के। पाठ को ध्यान में रखना है। इस शब्द का प्रयोग पाठ में कहाँ होता है वह आपको लिखना है। सौ यानी कि मर जाना। लुटेरा, डाकू। लुटेरा को दूसरा शब्द क्या बोलते हैं बच्चे? डाकू। के सेठ के घर चोर लुटेरे ने डाका डाला। डाका डाला उसका अर्थ क्या होता है? चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। जमानत, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે આપણે કોઈ બીજા પાસે રાખીએ ને ત્યારે એને જમાનત કહેવાય। આજે આપણે કોઈ પણ જાતની લોન જોતી હોય તો આપણું સોનું હોય તો આપણે બેંકને આપીએ તો બેંક આપણને પૈસા આપે, તો આપણું જે સોનું જમાનતના રૂપમાં આપણે બેંકને આપીએ છીએ, બરાબર? तो जमानत। तो लाखा ने अपने कुत्ते को जमानत के रूप में सेठ को दिया कि जब तक मैं आपका सारा रुपये वापस नहीं लौटा देगा तब तक मैं मेरा कुत्ता जमानत के रूप में रखता हूं। सुद यानी कि ब्याज। सुद का अर्थ क्या होता है? ब्याज। के जब तक मैं आपका सारा रुपया सूद समेत ब्याज सहित आपको एक ही साल में लौटा दूंगा। इस वाक्य बनता है। गोद। जब लाखा ने
कुत्ते के सर पर जोर से लकड़ी मारी, तब कुत्ता जमीन पर लेट गया। तब लाखा ने अपने वफादार कुत्ते को अपने गोद में लिया और कुट कुट कर रोने लगा। इस कहानी में गोद शब्द का उपयोग इस वाक्य में होता है। आगे का है प्रश्न 2। प्रश्न के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनवाई जाती है? समाधि क्यों बन जाती है? जब कोई व्यक्ति या प्राणी, उसका उत्तर क्या आता है? आप बरोबर समझना बच्चे। जब कोई व्यक्ति या प्राणी कोई खास काम करता है तो उसकी याद के रूप में समाधि बनवाई जाती है। उसकी याद के रूप में समाधि बनवाई जाती है। जो मैं आज सबको आपको जो प्रश्न समझाती हूँ वो सभी प्रश्न का उत्तर है वो आपकी नोटबुक में लिखना है। जब भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आपको ये सभी का उत्तर देना है, लिखना है आपकी नोटबुक में। आपने अच्छी तरह से लिखा होगा तो आपको परीक्षा में इस सभी प्रश्न का उत्तर अच्छे से आप लिख पाएंगे। दूसरा, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहते हैं? बहुत सारे शीर्षक है, तो आपको जो भी शीर्षक देना है वह आप दे सकते हैं। मैं तो एक वो भी कुत्ते की वफादारी, हमारे पाठ में तो ये है ही शीर्षक एक कुत्ते की वफादारी। तो उसके अलावा हम क्या नाम देंगे? कुत्ते का समाधि मंदिर, ये भी हम पाठ का नाम रख सकते हैं। दूसरा, वफादार कुत्ता, ये भी रख सकते हैं। तीसरा नाम यह भी रख सके जल्दबाजी का नतीजा, जल्दबाजी का नतीजा ये भी रख सकते हैं। और कुत्ते का समाधि मंदिर, जल्दबाजी का नतीजा, वफादार कुत्ता, ये 3 नाम भी हमें इस पाठ के अलावा हम लिख सकते हैं। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ता है ना, वो हमारे घर की चौकी करता है, वो बहुत ही स्वामी भक्त होता है। कुत्ता, जो भी व्यक्ति कुत्ते पालते हैं ना, उसके घर में कोई चोर, डाकू या लुटेरा नहीं आ सकता, क्योंकि वो इतना वफादार प्राणी है कि जब उसका घर का मालिक सो गया होता है रात में, तब वह कुत्ता सारी रात जागकर उसके घर की रखवाली करता है, उसका घर का ध्यान रखता है। इसीलिए कुत्ते को वफादार प्राणी कहा है। सब प्राणियों में कुत्ता एक ही प्राणी है जो वफादार है, अपने स्वामी के प्रति वफादार है और जबान का पक्का है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बच्चे कि बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर सोचा होता तो क्या होता? मैं तो कहूंगी कि जो बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर सोचा होता तो आज उसे अपना वफादार कुत्ता खोना नहीं पड़ता, उसे रोना नहीं पड़ता और सारी जिंदगी वह अपने कुत्ते के साथ बिता सकता। उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, उसे अपना कुत्ता नहीं खोना पड़ता। जब लाखा ने सोचा होता तब, पर लाखा ने तो सोचा ही नहीं। आओ न देखा न चाव, लकड़ी का प्रहार कुत्ते पर कर दिया और कुत्ते को मार दिया और अपना कुत्ता खो दिया। पर अगर उसने सोचा होता तो ऐसा नहीं होता, अपना कुत्ता उसे अपने पास ही मिलता और वह अपने साथ रखता और उसके साथ रहता और अपना कुत्ता उससे बहुत ही मदद करता। तो उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उसे अपना कुत्ता खोना पड़ा। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? ये बहुत ही सोच समझकर लिखने वाला प्रश्न है कि सेठ ने कुत्ते को मुक्त क्यों कर दिया? क्योंकि सेठ ने तो यह कहा था कि जब तक तुम अपने रुपये वापस नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं दूंगा। लेकिन सेठ ने तो कुत्ते को मुक्त कर दिया, पर क्यों? क्योंकि जब सेठ के घर चोरी हुई थी तब कुत्ते ने सेठ का सारा माल सामान वापस दिलवा दिया।
चोरों के पीछा किया, उसके जो जमीन में जो गड्ढा करके जो उसके माल सामान चुरा कर रखा था, वह सेठ की धोती पकड़कर वह ले गया, अपने पैरों से मिट्टी से खोदकर वह सारा सामान उसे सेठ को वापस दिलवा दिया। सेठ खुश हो गए, सेठ खुश हो गए और कुत्ते को वापस कर दिया। इतना खुश हो गए कि उसकी पीठ थपथपाने लगे, वो हंसने लगे और कहा, उसके गले में पट्टी जो है उसके साथ एक चिट्ठी भी लिखी उसने कि लाखा बंजारा, मैं तुम्हारा कुत्ता तुम्हें वापस देता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते ने 1300 रुपये और पैसा मुझे सब कुछ वापस दिलवा दिया है, इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूं। इस प्रकार सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। तीसरा प्रश्न है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोशનો क्रम આ જે વસ્તુ છે એ ગુજરાતીમાં પણ આવે છે અને હિન્દીમાં પણ આવે છે। तो हिंदी में सबसे पहले स्वर और व्यंजन, स्वर का पता आपको होना चाहिए, व्यंजन का पता भी आपको होना चाहिए। तो व्यंजन, व्यंजन मतलब होता है क ख ग घ च छ, और स्वर अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह। तो सबसे पहले शब्दकोश के क्रम जब हम लिखते हैं तब स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, और व्यंजन आते हैं फिर भी हमें देखना होता है व वा वी, बारक्षरी के रूप में हमें देखना है, फिर उसे क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप बताइए, सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो इन सभी शब्दों में आपको किसी भी प्रकार का क्रम नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब अलग अलग है। तो सबसे पहले इन शब्दों में से कौन सा शब्द पहले आएगा? तो आपको सोचना होगा कि स्वर में अ नहीं है, आ, तो आ वाला जो शब्द है आश्चर्य, वो पहले आएगा। अ आ ई, तो ई वाला शब्द कहाँ है? इसीलिए, तो यहां रखा। फिर क्या किया? आश्चर्य, इसीलिए। अब देखना है कि स्वर का कोई भी शब्द नहीं बचा है, स्वर का कोई शब्द नहीं बचा है, तो हमें व्यंजन लेना चाहिए ना। तो व्यंजन लेते समय हमें कक्को, कक्का है क ख ग घ च छ, ज ट ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल। तो इनमें से कोई भी शब्द नहीं है, तो छेक बात आती है ल से। तो ल वाला शब्द यहाँ के दिखाई देता है, यस, लुटेरा, लुटेरा। ल के बाद व, तो व वाला शब्द वफादार। अभी भी व वाला शब्द है, पर क्या है? वापस। पहले व वफादार, फिर वापस, स और स, तो सुंदर। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले स्वर, स्वर के बाद व्यंजन, इस प्रकार के शब्द लेकर हम इस क्रम को पूर्ण करना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास का प्रश्न 3 शब्दकोश का क्रम है। इस सभी जो क्रम है वो आपको अच्छी तरह समझकर लिखना है। 2 मार्क्स का आता है, परीक्षा में 2 मार्क्स होते हैं, आपको इस मार्क को गंवाना नहीं है। तो इस सभी का उत्तर आपको अच्छी तरह से लिखना है। स्वर को भी बोलना है, व्यंजन को भी बोलना है, फिर लिखना है, सोचना है, समझना है। फिर क्या आता है ये आप देखिए। लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन का मतलब आपको पता है बच्चे कि लिंग का मतलब क्या होता है? मैं आपको समझाती हूँ कि छोकरो तो आपने छोकरी कहिए छे ने, लड़का तो लड़की। तो इसी प्रकार लिंग परिवर्तन में जाति, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बच्ची, लुटेरा, लुटेरिन, ग्वाला, ग्वालिन, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। राजा की पत्नी को क्या बोलते हैं? हम रानी बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार लिंग का हमें परिवर्तन करना है। तो कैसे किया जाता है?
तो आपका जो पहला है राजा, तो राजा की पत्नी को हम रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी। उसका नाम तो होगा ही, सेठ को सेठानी बोलते हैं, कि पत्नी को हम क्या बोलते हैं? सेठानी। तो इस प्रकार राजा तो रानी। ग्वाला जो दूध बेचता है उसे हम हिंदी में ग्वाला कहते हैं। दूध बेचने वाले को क्या कहते हैं? ग्वाला। तो ग्वाला तो ग्वालीन, उसकी जो पत्नी है उसको ग्वालिन बोलते हैं। आपको जो भी अर्थ लिखते हैं कि वापस इन ग्वालिन, तो हमें उसमें रस्वई करनी पड़ती है। क्या लगाना पड़ता है? आगे। अभिनेता, अभिनेता जो है, जो पिक्चर में फिल्म उतारते हैं, फिल्म में शूटिंग करते हैं, उसे अभिनेता कहते हैं। तो अभिनेता है तो उसकी जो पत्नी होती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। फिर है सेठ, तो सेठ की पत्नी को क्या बोलते हैं? सेठानी। उसका लिंग परिवर्तन किस प्रकार हुआ? सेठ यानी कि सेठानी। फिर है शिक्षक, तो शिक्षक की पत्नी को क्या कहते हैं? शिक्षिका। वो भी शिक्षिका होती है और उसके जो पति है वो भी शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक यानी कि शिक्षिका जो है पुरुष में होते हैं उसके शिक्षक कहते हैं, और जो लेडीज यानी कि स्त्री में होती है तो उसे शाला में शिक्षिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पत्नी की बात नहीं की है, पर क्या किया है कि मैं हूं तो मुझे शिक्षिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षिका। मैं दर्शन स्कूल में शिक्षिका हूं। तो इसी प्रकार कोई स्कूल में कोई आदमी होता है और वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो उसे शिक्षक कहा जाता है। इसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़ा है तो घोड़े की पत्नी को क्या बोला जाता है? घोड़ी। क्या बोला जाता है बच्चे? घोड़ी। शेर तो शेरनी, ऊंट तो ऊंटनी, नाग तो नागिन। ये सीरियल में भी आती है ना? अच्छा लगता है ना आपको? मुझे भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार जब हम लिंग परिवर्तन लिखते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हमें यह लिंग परिवर्तन लिखना है। मैं आपको बोलूं कि राजा का लिंग परिवर्तन क्या होता है, तो आप सभी बोलेंगे रानी, ग्वाला का ग्वालिन, अभिनेता का अभिनेत्री, बोलते हैं ना। फिर सेठ का सेठानी, शिक्षक शिक्षिका, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, ऊंट तो ऊंटनी और नाग तो नागिन। होता है ना ये सब। तो आपको ये सभी लिंग परिवर्तन को आपकी नोटबुक में अच्छी तरह एक बार लिखना है। यदि आपको यह सभी लिंग परिवर्तन आ जाएगा तो वो भी 2 मार्क्स से होते हैं। आपको मानो कि परीक्षा में पूछा गया कि राजा का लिंग परिवर्तन क्या होता है, तो आपको आएगा कि मेरी टीचर ने या शिक्षिका ने सिखाया है रानी। तो आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि राजा को लिंग परिवर्तन में क्या कहा जाता है? रानी। ऊंट तो ऊंटनी, नाग तो नागिन। इसी प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह बहुत ध्यान से समझना है आपको। फिर आता है स्वाध्याय का प्रश्न। व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, जातिवाचक संज्ञा भी आती है, तो उसके पहले आता है कुछ प्रश्न स्वाध्याय के। अब तक हम जो पढ़े वो सारे प्रश्न अभ्यास के पढ़े, सारे प्रश्न अभ्यास के। पर अब हमें क्या पढ़ना है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और प्रश्न के उत्तर। तो इन सारे जो शब्द है उसको हम अच्छी तरह समझाएंगे। पहला जो प्रश्न है कि रात को कुत्ता जो है वो पड़ाव की रखवाली कैसे करता है। तो आपको सभी को पता है कि रात को जब उसका जो मालिक है लाखा बंजारा वो सो जाता है तो पड़ाव में ढेर सारी चीज वस्तुएं रखी होती है, लाखों का माल होता है। तो सभी माल की रखवाली कुत्ता करता है, सारी रात जागता है। कोई चोर लुटेरा या डाकू डाका डालने आते हैं यानी कि चोरी करने आते हैं, तब कुत्ता दूर दूर से भौंकता है, दूर से देखता है और भौंकना शुरू कर देता है। डर के मारे सारे चोर को, लुटेरे डाकू को भगा देता है। इस प्रकार कुत्ता रात भर जागता है और लाखा के पड़ाव की रखवाली करता है। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी?
दूसरा प्रश्न है कि सेठ ने बंजारे के पास कौन सी शर्त रखी थी? तो सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें रुपये तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवे रखना होगा। पर लाखा के पास कुटी कौड़ी भी नहीं थी। तब क्या करता है? तब लाखा अपना कुत्ता सेठ को देता है और बोलता है कि जब तक मैं आपका सारा रुपया सूद समेत यानी कि ब्याज सहित नहीं लौटा देता, तब तक मैं अपना यह वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रखता हूं, गिरवी रखता हूं। यह शर्त रखी थी। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? दूसरी बार आया यह प्रश्न। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई थी। एक बार बहुत दिन बाद सेठ के यहाँ चोरी हुई, तब कुत्ते ने भौंक भौंक कर एक चोर का पीछा किया और सेठ का जो सारा माल सामान चोरी करके ले गए वो जमीन में गाड़ते हुए देख लिया और फिर वापस सेठ की धोती पकड़कर उसी जगह ले गया और सेठ को सारा माल सामान जो चोरी हुआ था वो वापस दिलवा दिया। इस प्रकार सेठ बहुत ही खुश हो गए और कुत्ते को लाखा के पास जाने की मंजूरी दे दी और मुक्त कर दिया। फिर थपथपाने लगे, खुश भी हो गए और चिट्ठी भी लिखी। कुत्ते के गले में जो पट्टियां बंधी थी उसमें एक चिट्ठी भी लिखी कि लाखा बंजारा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सारा माल सामान वापस दिलवा दिया है, तुम्हारा रुपया मुझे सूद समेत के ब्याज सहित मुझे लौटा दिया है, इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूँ। इस प्रकार सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुत्ते की तरह वफादार रहना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे दूसरे लोग को हमारे काम से खुशी हो, हमारे काम से खुशी हो, और हमें हमारे लिए जो किसने जबान दी हो इसका जबान का हम मान रखें, उसकी जबान का मान रखें और हमारे कोई भी कार्य ईमानदारी से करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है और ये भी मिलती है कि हम कोई भी कार्य करें सोच समझ कर करें। सोच समझ कर करने से हमारा कार्य बिगड़ता नहीं है और हमें अच्छी तरह से काम सोच समझ कर करने से काम अच्छा होगा, हंसने की नौबत नहीं आएगी और पछताने की नौबत पर नहीं आएगी और जग में हमारी हंसी भी नहीं होगी। इस प्रकार हमें आव चाव नहीं देखकर हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कैसे पहचानेंगे? आपको पूछेंगे कि किसी खास व्यक्ति या प्राणी के स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बताया है? किसी खास व्यक्ति या प्राणी, किसी खास व्यक्ति या प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम किस प्रकार जानें कि नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। नदियां तो बहुत सारी है, नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन नर्मदा खास नदी है जो गुजरात के सबसे बड़ी नदी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में से ये नर्मदा है वह आती है, तो उसका नाम नर्मदा, इसीलिए मैंने इसके नीचे लिटी की है कि वह नर्मदा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी ये भी आता है उदाहरण के रूप में कि हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है तो हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीम गुणकारी पेड़ है। पेड़ यहाँ बहुत सारे होते हैं, पर नीम यानी कि गुजराती में केवल लीमड़ानु झाड़, तो उसका पेड़ भी गुणकारी होता है, तो नीम, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उसी प्रकार हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का तो पता अच्छी तरह चल गया। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति का, हमारी गाय का नाम गौरी है। गाय काली होती है, गोरी होती है, लाल होती है, पर गाय संपूर्ण जाति, गाय एक ही है।
नाम अलग अलग है, लेकिन गाय एक ही होती है। गाय जाति का निर्देश करती है तो वह गाय तो जातिवाचक है। स्त्रियां तो बहुत सारी होती है ना, तो पर स्त्री उसकी क्या होती है? जाति। मेरी जाति क्या है? स्त्री। इसी प्रकार जो शब्द संपूर्ण जाति का निर्देश करता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो आपको पता चलेगा बच्चों कि उसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक है? सैनिक। कौन का? सैनिक, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे सैनिक हैं। उसे नाम से नहीं जाने जाते, उसकी संपूर्ण जाति से जाने जाते हैं। हमारी गाय का नाम गौरी है। इस प्रकार गाय नदी को लोक माता कहते हैं। नदी ने आपने लोक माता कही है। नदी तो बहुत सारी होती है, गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो इस प्रकार नदी जो है वह संपूर्ण जाति का निर्देश करती है। कुत्ता वफादार प्राणी है, कुत्ता भी संपूर्ण जाति का निर्देश करता है। इस प्रकार जो शब्द संपूर्ण जाति का निर्देश करते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये सभी जो शब्दकोश के क्रम, लिंग परिवर्तन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न जो भी मैंने आपको समझाए वो सभी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, समझना है और अच्छी तरह से उसका पठन करना है। फिर आगे हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के प्रश्न है 1, 2 और 3। पहला प्रश्न है कि जो शब्द आते हैं तो हमें ये भी बात का ध्यान रखना है कि होमवर्क यानी कि घर का गृह कार्य, तो उसमें पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न 1, 2, 3। तो पहले प्रश्न में मैंने आपको समझाया था कि पाठ में जो शब्द आते हैं उसका वाक्य में प्रयोग किया कि पहला शब्द आपका समाधि था, तो पाठ में से समाधि शब्द का उपयोग कहाँ हुआ है, तो आपको पाठ में से देखना है और इस वाक्य को लिखना है। इस प्रकार प्रश्न 2 उसमें प्रश्न है और प्रश्न 3 उसमें शब्दकोश के क्रम है। तो इस प्रकार आपको 3 प्रश्न लिखने हैं और स्वाध्याय के प्रश्न 2 और 3, 2 में प्रश्न जवाब है और 3 में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और लिंग परिवर्तन है। ये सब व्याकरण को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैंने आपको सारा आखा जो पाठ 3 है वो मैं सारा आपको कहानी के रूप में समझाया, फिर पाठ की समझ दी, पाठ के आने वाले अभ्यास और स्वाध्याय की समझ दी, उसमें आने वाले सभी व्याकरण की भी समझ दी। तो इस प्रकार हमारा यह तीसरा पाठ जो है वो संपूर्ण से पूर्ण होता है। आप सभी बच्चों को ध्यान से इन होमवर्क यानी कि अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न लिखना है।